वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं मेरे आपके और हम सब के फेवरेट कोरियन हीरो डॉन ली की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द राउंड अप पनिशमेंट, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। तो कहानी में ज्यादा तो आपको इंट्रो नहीं दूंगा। कुछ इस प्रकार है कि नशीले पदार्थों को जब पहले अंधेरी गलियों में बेचा जाता था ना, अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से उनको ऑनलाइन बेचने के लिए ऐप बनाया जाता है। और फिर अपने हीरो को लगता है कि अच्छा मेरे आसपास ये चीजें हो रही है, तो देखिए वो क्या करता है। तो मूवी की शुरुआत 2018 में फिलीपींस में होती है। एक टीनेज लड़का जान हथेली में लिए भाग रहा होता है। एक्चुअली उसको एक गैंग चेस कर रही है। उसकी तो किस्मत अच्छी होती है जो उसके सामने एक पुलिस कार आ जाती है। लड़का पुलिस को बताता है कि सर वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं और उसका प्रूफ मेरे पास इस पेन ड्राइव में है। वो लोग मुझको मारने वाले हैं। ये अपनी बात बता ही रहा होता है कि तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी वहां आती है और एकदम एक आदमी नीचे उतरता है बहुत ही शान से। हाँ, नहीं, ये हीरो नहीं है, ये है विलन और इसका नाम है किम। और जो दो लोग उसको चेस कर रहे थे ना, वो इसी के आदमी थे। किम तो सीधे पुलिस की ओर आता है, जरा भी नहीं डरता और दोनों पुलिस ऑफिसर्स को चाकू से मार डालता है। उसके बाद क्या था, वो तो उस लड़के को भी नहीं छोड़ता, उसको भी चाकू से मार करके जान ले लेता है। एंड फिर वो अपने आदमियों को घूरता है, जिसका मतलब है कि अब एक गधों एक छोटे लड़के को तुम पकड़ नहीं पाए क्या, हर जगह लगता है मुझे आना पड़ेगा। ये सोचकर वो निकल जाता है। उसका एक राइट हैंड मैन होता है जिसे वो अपने साथ लेकर जाता है। कट करके कहानी शिफ्ट होती है साउथ कोरिया में। दो आदमी एक पतली गली में एंटर करते हैं और दीवार के एक छोटे छेद में वो नशीला पदार्थ रखते हैं। इनका कस्टमर वहां पर आकर उसको ले लेगा, ये इनका प्लान है। लेकिन आज इनकी किस्मत खराब होती है। जो ऐन वक्त पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और जो आदमी माल लेने के लिए आया था ना, वो पुलिस को देखकर एस्केप होने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बाइक 1 इंच भी नहीं हिलती, क्योंकि पता है पीछे से अपना हीरो ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। हीरो एक पुलिस ऑफिसर है और नाम है डॉन। फिर क्या था, जो लोग नशीला पदार्थ रख कर जाने वाले थे उन्हें पकड़कर उनके बॉस का पता लगाते हैं ये, और बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ डॉन उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। वहां पर कुछ आदमी नशीले पदार्थ की पैकेजिंग कर रहे होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एंड पुलिस को देखते ही वो सारा माल टॉयलेट में डालकर फ्लश करने लगते हैं। एक आदमी तो सारे मोबाइल्स को ओवन में डालकर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन गेट को ही उखाड़ फेंकता है और अंदर जाकर सबकी ऐसी धुलाई करता है कि बस क्या कहें। फिर उनके मोबाइल्स को चेक करने पर पता चलता है कि अच्छा ये लोग अकेले ये काम नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐप के जरिए ऑपरेट करते हैं इसको। उस ऐप पर कस्टमर ऑर्डर करता है और ये लोग उसके एड्रेस पर जाकर ये नशीला पदार्थ डिलीवर करते हैं। बट ये लोग ये नहीं जानते कि इस ऐप को आखिर चलाता कौन है और इसका बॉस कौन है। फिर डॉन साथियों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। एक पुलिस ऑफिसर पता लगा लेता है कि उस ऐप को किसने डेवलप किया था। असल में शुरुआत में किम ने जिस लड़के को चेस करके मार डाला था ना, उसी ने नशीला पदार्थ की डिलीवरी के लिए ऐप बनाया था दोस्तों। उस लड़के का नाम जोई था और 2 दिन पहले ही वो फिलीपींस में मारा गया। अब उसकी बॉडी को कोरिया लाया जाएगा। ऑटोप्सी के बाद पता चलेगा कि वो कैसे मारा, ठीक है। अगले दिन ना डॉन और उसकी टीम हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर ऑटोप्सी होती है तो डॉक्टर बताती है कि चाकू से वार करके इसको मारा गया है। जोई की मार होती है कि मेरा बेटा फिलीपींस में कोई अच्छा काम करने गया था, पता नहीं उसे किसने मार डाला। तुम पुलिस ऑफिसर्स हो ना, तो क्या तुम उसके कातिल का पता नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर डॉन को ना थोड़ा बुरा भी लगता है। कहता है मैं आपके बेटे के कातिल को जल्दी अरेस्ट कर लूंगा। दूसरी ओर ली नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो एक कंपनी का सीईओ है। वो एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है जिसके लिए वो 2 आदमियों से मिलता है। कट करके फिलीपींस में एक जगह को दिखाते हैं जहाँ कुछ लड़के आराम कर रहे होते हैं। ये लोग आईटी जीनियस है, लेकिन इनकी हालत से पता चलता है कि इस जगह पर इन्हें डरा धमका कर कोई काम करवाया जा रहा है। असल में शुरुआत में आपने देखा था जिसका नाम जोई था, मतलब जिसे किम ने मार डाला था, वो भी इनकी तरह यहाँ पर काम करने आया था। यहाँ एक ऑनलाइन कैसीनो भी चलाया जा रहा है। यहीं पर किम और उसका राइट हैंड मैन भी होते हैं। इस कैसीनो का स्पॉन्सर है वही सीईओ ली, जो कैसीनो में पैसे डालता है और बाकी के काम किम देख लेता है। अब इसमें होता यह है कि जो पैसे आते हैं उसमें कुछ परसेंटेज किम का होता है और बाकी ली का हो जाता है। इस तरह इनकी डीलिंग चल रही है मतलब। पर प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ दिनों से जो ली है ना, वो किम को उसका शेयर ठीक से नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ इनका ऑनलाइन कैसीनो चलता है। अगर किसी और ने फिलीपींस में कहीं पर भी दूसरा कैसीनो शुरू किया तो इनकी आईटी जीनियस तुरंत उसकी लोकेशन पता लगाकर किम को बता देते हैं। एंड फिर वो अपने आदमियों को लेकर वहां जाता है और उनके सर्वर्स को हैक करके उनके कस्टमर्स को अपनी साइट पर रजिस्टर करवाता है। इस तरह उनके कस्टमर से भी ये लोग पैसा कमा लेते हैं। तो आज भी राइट हैंड के जरिए ये पता चलता है कि एक और कैसीनो शहर में शुरू किया गया है। किम को क्या था, वो अपनी सेना को लेकर पहुंच जाता है वहां पर। यहाँ कोरिया में डॉन को अपने असिस्टेंट से ये पता चलता है कि जोई की माँ ने बताया था उसका बेटा फिलीपींस में अक्मी ट्रेडर्स नाम की किसी कंपनी में काम करता था, लेकिन ऐसी कोई कंपनी तो वहाँ पर है ही नहीं। डॉन फिर जोई की माँ को कॉल करता है, लेकिन डॉन को लगता है शॉक। बेटे की मौत से वो इतनी दुखी थी
कि बेचारी वो भी चल बसी। डॉन उसके घर पर जाता है। वो भी किसी तरह उस माँ को दिया हुआ वादा निभाना चाहता है। यहाँ किम को दिखाते हैं तो वो तो उस कसिनो में घुसकर वहाँ के ओनर और वर्कर सभी को खत्म कर देता है। फिर उनके साइट पे जो कस्टमर्स थे ना, उनको भी अपनी साइट पर लेकर आ जाता है। अब वो ली को कॉल करता है कि असली काम तो यहाँ मैं कर रहा हूँ। आज मैंने 3 लाख नए कस्टमर्स अपनी साइट पर ऐड किए हैं, लेकिन तुम हो कि मुझे मेरा शेयर देना नहीं चाहते। अभी तक मैं डिसेंटली बात कर रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरा शेयर मुझे नहीं दिया तो बहुत इनडिसेंट हो जाऊंगा, बता रहा हूँ। इस तरह धमकाकर वो कॉल काट देता है, लेकिन ली उसे सीरियसली नहीं लेता। यहाँ आ जाओ पुलिस वालों पर वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि जो इन्हें क्लाउड सिस्टम पर कुछ इमेजेस सेव करके रखे हैं वो किसी ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट की इमेजेस लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो किस वेबसाइट की इमेजेस हैं। कई घंटों इस पर काम करके वो पता लगा लेते हैं कि ये किस साइट की इमेजेस हैं, पर उस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए एक मोटी रकम मांगी जाती है। यही नहीं, उस साइट पर पहले से जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनमें से किसी के रिकमेंडेशन के बिना कोई उसमें मेंबर नहीं बन सकता। ये लोग आईपी एड्रेस के जरिए लोकेशन का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कसिनो में आईटी जीनियस काम करते हैं ना, और उन्होंने अपनी साइट को बहुत सिक्योर बनाया हुआ है। अब उस साइट में लॉगिन करने के लिए पुलिस को किसी ऑनलाइन कसिनो चलाने वाले की मदद चाहिए, तो डॉन की टीम एक ऐसे आदमी का पता लगा लेती है जिसका नाम है पार्क। डॉन पहले से उसको जानता था, क्योंकि वो कई बार डॉन से मार खा चुका था, लेकिन उसके ठाट बाट तो ऐसे होते हैं जैसे कि वो कोई करोड़पति आदमी होगा। पर डॉन के आगे वो भीगी बिल्ली की तरह यस सर ये करने लग जाता है। डॉन तो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और पूछता है कि मैंने सुना है तुम ऑनलाइन कसिनो चलाते हो, उसके बारे में कुछ बताओ। अब वो तो अकड़ने लगता है, अच्छा इतने बड़े पुलिस ऑफिसर्स होकर आप ये भी पता नहीं लगा पाए। डॉन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मुंह खुलवाने के लिए वो चुप रहता है, मारेगा तो ये बताएगा है नहीं। तब पार्क बताता है कि कुछ महीने पहले मैं फिलीपींस गया था, वहाँ पर कसिनो साइट बनाने वाली एक कंपनी को मैंने पैसे भी दिए और कसिनो के लिए जगह भी रेडी कर ली, लेकिन अचानक किसकी नजर लग गई। एक दिन एक गैंग आया और उन लोगों ने मेरी साइट ही क्रैश करवा दी। कसिनो में तोड़फोड़ मचाकर मेरे आदमियों को मारने लगे। अच्छा हुआ मैं वहां से बाहर भाग गया, वरना उस दिन मेरी भी जान चली जाती। पता नहीं वो कौन थे और मुझसे उनकी क्या दुश्मनी थी, मुझे नहीं पता। उसके बाद तो मैंने सोच लिया कि कसिनो गया भाड़ में, मैं कोई और बिजनेस कर लूंगा। अच्छा, डॉन कहते एक बात बताओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं बुलाया। ये बताओ कि साइट के बारे में क्या जानते हो, ये कहाँ से चलाया जा रहा है, सब कुछ बताओ। इसका ओनर कौन है? अरे ये सर, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। पूरे फिलीपींस का कसिनो इंडस्ट्री इनके हाथों में है सर, लेकिन इस कसिनो को कौन चलाता है और उनका लोकेशन कहाँ है, ये सब तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, कोरिया में एक कसिनो है और उस कसिनो से आपको फिलीपींस के इस कसिनो का लिंक जरूर मिल जाएगा। ओह, मुझे अकेले जाना होता तो मैं तुझे क्यों बुलाता? चुपचाप चल मेरे साथ और कसिनो में जाकर अपना परफॉर्मेंस देना, मैं बाहर से तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर उस लिंक का पता लगाएंगे, समझे? ये कहकर दोस्तों डॉन पार्क को एक लड़की के साथ उस कसिनो के अंदर भेजता है और डॉन बाहर से ब्लूटूथ के जरिए उससे कम्युनिकेट करता है। अब अंदर जाकर ना पार्क जानबूझकर जोर से बात करता है कि मेरे जैसे रईस खिलाड़ियों के लिए ये कसिनो बहुत छोटा है, मेरे लेवल का कोई बड़ा कसिनो हो तो मजा आ जाए। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अच्छा मुझे एक ऐसा कसिनो के बारे में पता है, चलोगे क्या? कहकर वो पार्क को थोड़ा अलग में लेकर जाता है और उसे वही वेबसाइट दिखाता है जिसके बारे में जानने के लिए डॉन और पार्क यहाँ पर आए हुए हैं। वो बताता है कि इस वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए सर, फिर देखिए आप कैसे करोड़पति बनते हैं, लेकिन हाँ, मेंबर बनने के लिए भारी अमाउंट चुकाना पड़ेगा, लगभग 10 लाख रुपए। अब ये सुनकर पार्क ना बेवकूफी कर देता है और उसके सामने ही ब्लूटूथ पर डॉन को कह देता है कि सर ये तो 10 लाख मांग रहे हैं, आप दे पाएंगे क्या उतना? बस ये सुनकर वो आदमी तुरंत वहां से बाहर भागता है। डॉन तो अपना माथा पीटता है कि कहाँ इस गधे पार्क पर भरोसा करके मैंने ये काम कर दिया। ये कहते हुए वो उस आदमी को मारता है। फिर वैन के अंदर उसका ट्रीटमेंट होता है। शुरू में तो वो हर सवाल का एक ही जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस बीच पार्क बाहर खड़ा होकर उसको डरा रहा होता है। एंड मौके का फायदा उठाकर डॉन भी कहता है कि जो बाहर खड़ा है ना, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, समझे? आज तक वो कई लोगों के कान चबा चुका है और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे कान भी वो चबा कर खा जाएगा। लेकिन हाँ, तुम तो बहुत लंबे हो दिखने में, तो तुम्हारे कान तक तो वो पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, डायरेक्ट तुम्हारी गर्दन चबा लेगा, ये बढ़िया है। तो अब जान प्यारी है तो चुपचाप बता दो उस कसिनो को कौन चलाता है। तब जाकर दोस्तों वो घबराकर एक नाम बताता है और कहता है वेबसाइट पर नए कस्टमर्स रजिस्टर करवाने के लिए वो आदमी मुझे पैसे देता है, बाकी मेरा और उस वेबसाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब डॉन और उसकी टीम उस आदमी को पकड़ने जाते हैं जिसके बारे में इसने अभी बताया। लगता है आज वो फॉरेन से आ रहा है, तो ये लोग एयरपोर्ट में वेट कर रहे होते हैं। इसी बीच ली और किम के बीच यहाँ जो बिजनेस शेयर को लेकर मसला चल रहा था वो अभी तक सुलझा नहीं है दोस्तों। लगता है ली ने किम को पैसे ही नहीं भेजे, इसलिए किम पैसे लेने सीधे कोरिया आ जाता है। उसके साथ उसका राइट हैंड मैन भी होता है। वो तो डॉन को क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन डॉन तो जानता ही नहीं
कि वो जिस वेबसाइट के मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा है वो यही है, इसलिए वो सिर्फ दूसरी तरफ से उसी आदमी को फॉलो करता है जिसके बारे में कल कसिनो वाले ने बताया था। वो आदमी एक क्लोथ स्टोर चलाता है। डॉन उसको पकड़ लेता है तो दूसरी ओर किम ली से मिलता है और बहुत शांति से पूछता है, मैं देखो शोर शराबा नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझे मेरे पैसे कब दोगे। लेकिन ली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान करके रखा हुआ है और तुम हो कि अपना छोटा सा शेयर लेने के लिए फिलीपींस से कोरिया तक आ गए। देखो मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और अगर वो सक्सेसफुल हो गया ना तो मैं ये पूरा कसिनो बिजनेस तुम्हें दे दूंगा, सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ली का मैनेजर उस नए बिजनेस के बारे में कुछ बताने लगता है जिससे किम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और लगता है वो जल्द ही इस मैनेजर को कब्रिस्तान भेज कर ही रहेगा। यहाँ डॉन को दिखाते हैं तो वो उस आदमी को पकड़कर स्टेशन लेकर आ जाता है। दरअसल उसका जो क्लोथ स्टोर है ना वो सिर्फ नाम के वास्ते ही चल रहा है, इनका असली बिजनेस तो कुछ और ही है। असल में वो फिलीपींस में नशीला पदार्थ बेचता है और क्योंकि उसमें कमाए हुए पैसे ब्लैक मनी होते हैं तो उन्हें व्हाइट मनी बनाने के लिए इसने क्लोथ स्टोर खोला है। सबको लगता है कि ये कपड़े एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बहाने ये ब्लैक मनी का पेमेंट लेकर उससे व्हाइट करता है, फिर उन पैसों को ये आदमी ली को दे देता है। पर दोस्तों फिलहाल ये पुलिस को इस बारे में एक भी शब्द नहीं बताता और सिर्फ इतना कहता है कि मुझे बस एक लॉयर चाहिए। दूसरी ओर ली जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता था उसके लिए उसको एक सरकारी अफसर का साइन चाहिए। तो रात को देखो क्या करता है, ली का मैनेजर उस अफसर को कार में लॉक करके उसे पैसे देता है और साइन करने को कहता है, लेकिन बहुत देर तक वो अफसर साइन नहीं करता, एकदम चुप बैठा होता है। और दोस्तों ली ने ना किम को भी उसके साथ भेजा था कि जब तक काम पूरा ना हो तो मैनेजर के साथ ही रहना। और जब बहुत देर तक काम नहीं होता तो किम कार खोलकर अंदर झांकता है, लेकिन अफसर को कुछ नहीं करता बल्कि अफसर के सामने ली के मैनेजर का गला काट देता है। अब ये देखकर अक्सर डर के मारे चुपचाप साइन कर देता है। फिर किम ली को कॉल करके कहता है कि काम खत्म हुआ और साथ में तुम्हारे मैनेजर का भी काम खत्म कर दिया है मैंने। ली पूछता है कि यार वो अच्छा मैनेजर था, उसे क्यों मारा तुमने? खैर छोड़ो, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। और तुम्हें पता है यहाँ पर हमने ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए जिस आदमी को रखा था वो पुलिस के हत्या लग गया है, अगर उसने मुंह खोला तो हम दोनों की खैर नहीं, उसका भी कुछ फैसला कर डालो तुम, कहकर वो कॉल काट देता है। तो अब किम को किसी भी तरह पुलिस स्टेशन में घुसकर उस आदमी को मार डालना है और ये इतना आसान काम तो नहीं होने वाला, लेकिन वो एक प्लान बनाता है। वो कई सारे फूड ऑर्डरिंग एप्स के जरिए पुलिस स्टेशन के लिए फूड ऑर्डर करता है। लगभग 20 आदमी अलग अलग ऐप से फूड डिलीवर करने आते हैं। यहाँ स्टेशन में किसी के समझ में नहीं आता कि ये फूड ऑर्डर कर कौन रहा है, उनका ध्यान डिलीवरी वालों पे होता है और तब मौका पाकर किम पुलिस स्टेशन में घुसकर उस क्लोथ स्टोर वाले आदमी को खत्म कर देता है और चुपचाप बाहर निकल आता है। दूसरी ओर ली को दिखाते हैं जो किम को उसका शेयर देना ही नहीं चाहता, बस वो किसी भी तरह अपने मैनेजर के कत्ल का इल्जाम किम पर लगाना चाहता है। एंड वो अपने आदमी से कहकर मैनेजर की लाश को एक कंटेनर में डाल देता है जिसमें उस क्लोथ स्टोर वाले के कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं उसी में। अब ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। यहाँ किम ने पुलिस स्टेशन में जिस आदमी का कत्ल किया था उसकी ऑटोप्सी होती है तो पता चलता है कि इस आदमी के शरीर पर जो घाव है वो हूबहू जोई के घाव से मिलते हैं जो शुरुआत में मारा गया था। दोस्तों वही जोई, मतलब कत्ल एक ही तरीके से एक ही वेपन से हुआ है और दोनों का कत्ल एक ही आदमी ने किया है, ये अभी क्लियर है। यहाँ कंटेनर में ली के मैनेजर की लाश मिलती है और इन्वेस्टिगेशन में डॉन को पता चलता है कि मैनेजर कई कंपनीज का एडवाइजर रह चुका है और आखिर में वो ली की कंपनी का मैनेजर था। तो डॉन अब एक होटल में जाता है जिसके 20th फ्लोर पर ली एक पार्टी दे रहा है। डॉन होटल के लिफ्ट में चढ़ता है तो अगले फ्लोर पर जब दरवाजा खुलता है तो किम और उसका राइट हैंड चढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों पहली बार डॉन और किम आमने सामने होते हैं। किम डॉन को देखने लगता है और डॉन भी उसको देखता है। वो नोटिस करता है कि नॉर्मली गैंगस्टर्स अपने हाथ में टैटू करते हैं, लेकिन लगता है किम के हाथ में ही नहीं पूरे शरीर में टैटू है। अब डॉन को उस पर थोड़ा शक भी होता है, लेकिन किम 20वें फ्लोर पर जाने के बजाय 19वें फ्लोर पर अपने राइट हैंड मैन को लेकर उतर आता है। अब डॉन का शक और बढ़ जाता है और वो अपने साथी को 19वें फ्लोर पर उतार कर किम को ढूंढने लगता है। तो अब होता ये कि किम डॉन के हाथ नहीं लगता बल्कि डॉन के साथी के हाथ लग जाता है और जो राइट हैंड मैन है वो डॉन के हाथ लगता है। दोनों अलग अलग जगहों पर लड़ने लगते हैं। डॉन तो राइट हैंड को मारकर उसकी रद्दी बना देता है। इसी बीच किम का एक और आदमी डॉन से भिड़ जाता है। वो तो इस तरह मारता है कि डॉन को हवा में उड़ा देता है। अब दूसरी ओर किम डॉन के साथी को मारकर बेहोश कर देता है और डॉन से बचने के लिए वो एक हाउसकीपर को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू दबा देता है। बताओ, अब उसकी जान बचाने के लिए डॉन को थोड़ा चुप होना पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर किम और उसके आदमी भाग जाते हैं। फिर डॉन होटल के सीसीटीवी का फुटेज देखता है जिसमें किम और उसके राइट हैंड के इमेजेस को लेकर वो डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स में चेक करता है तो पता चलता है कि किम और राइट हैंड दोनों कभी स्पेशल फोर्स में काम करते थे। वहाँ पर इन लोगों ने मिलिट्री वालों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी बेवजह बेझिझक मार दिया था, जिसकी वजह से दोनों को फोर्स से निकाल दिया गया। फिर इन दोनों ने ऑनलाइन कैसीनो वेबसाइट शुरू की। तो दोस्तों इस तरह डॉन को कई बातें साफ पता चलती हैं। वो समझ जाता है कि इस गैम्बलिंग साइट का मास्टरमाइंड किम ही है। यही नहीं, ली का भी इसमें कनेक्शन है क्योंकि उस दिन ली की पार्टी में शामिल होने के लिए किम आया था।
इतना ही नहीं, किम के कोरिया आने के कुछ दिन के बाद ली के मैनेजर का कत्ल हुआ। मतलब किम कसिनो चलाता था और ली उसमें पैसे इन्वेस्ट करता था, लेकिन पैसे के मामले में इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हुई। ये सब चीजें तो पता चल चुकी है, लेकिन ली के खिलाफ डॉन को कोई सबूत नहीं मिलता। और जैसा कि ये काफी नहीं था, तो डॉन और उसके चीफ को डिपार्टमेंट हेड बुला भेजता है और बहुत डांटता है कि इस केस में तुमने ढंग का काम नहीं किया क्या, कुछ कब पकड़ोगे तुम उसको। पुलिस स्टेशन में एक आदमी का कत्ल हुआ है, फिर कंटेनर में एक आदमी की लाश मिली है। मेरे सीनियर्स मेरे पे सारी मिर्ची पीस रहे हैं कि तुम्हारी टीम क्या कर रही है बताओ। देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम लोग एक काम करो, इस केस को छोड़ दो, मैं किसी दूसरे काबिल आदमी को ये चीज सौंप दूंगा। डॉन तो फिर हेड को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि सर देखिए ये केस लगभग सॉल्व हो ही चुका है, लेकिन वो नहीं मानता दोस्तों, और डॉन और उसके चीफ को भेज देता है वहां से। डॉन परेशान हो जाता है कि क्या करूं। दूसरी ओर ली जानता है कि किम उसे जरूर मार डालेगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए किम को मारने के लिए गैंग भेजता है। और जैसे ही ली के आदमी किम को मारने आते हैं, वो खुद ही उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि मैं जानता था तुम्हारा डरपोक बॉस तुम्हें जरूर भेजेगा मुझे मारने के लिए, और किस लिए। तो दोस्तों इसी बीच उसका राइट हैंड दरवाजा बंद कर देता है ताकि ली का एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बचकर न जा पाए। और फिर होती है फाइट पे फाइट, यानी कि असली फाइट। किम और राइट हैंड मैन मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, सारे के सारे सिकुड़ कर गिर जाते हैं। उनमें एक मेन आदमी होता है जिसे किम पकड़कर लेक्चर देता है कि बेटा ली ठहरा एक नंबर का धोखेबाज, और उसके कहने पर बताओ तुम मुझे खत्म करने आ गए। उसने तुम्हें कसिनो देने का वादा किया था, याद है तुम्हें? मेरे जैसा विलन उससे कसिनो नहीं ले पाया तो तू किस खेत की मूली है। यहाँ सीन होता है कट और पुलिस स्टेशन में अचानक डॉन को किम को पकड़ने का एक मस्त आइडिया आता है। वो जानता है कि किम फिलीपींस में अपने अलावा किसी और कसिनो को खोलने नहीं देगा, और अगर कोई खोलता है तो वो उसका खात्मा करने के लिए आ जाता है। इसलिए अगर इन्हें किम को पकड़ना है तो इन्हें फिलीपींस में कसिनो खोलना होगा, लेकिन उसके लिए डॉन को डिपार्टमेंट हेड की परमिशन चाहिए। वो हेड से मिलने जाता है तो पता चलता है कि वहाँ सिटी कमिश्नर के साथ सारे सीनियर ऑफिसर्स की कोई मीटिंग हो रही है। डॉन उनके सामने घुटने टेक देता है कि मैंने एक माँ से वादा किया था कि उसके बेटे के कातिल को मैं अरेस्ट करवाऊंगा और उसके बेटे को न्याय दिलाऊंगा, लेकिन अब अगर मुझे केस से निकाल दिया जाएगा तो मैं उस माँ को दिया हुआ वादा कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि इस केस में कुछ गलतियां हुई है, लेकिन इससे पहले ढेरों केसेस में मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाकर खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा है, याद है ना आपको? ये सारी चीजें तो आप बखूबी जानते हैं ना। बस मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज, मैं वादा करता हूँ कि इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। अब उसका कॉन्फिडेंस और न्याय देने की उसकी हिम्मत देखकर कमिश्नर कह देता है कि बेटा जा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, ये केस तेरा है। फिर क्या था दोस्तों, डॉन अपनी टीम को बुलाता है और अब इनको फिलीपींस में कसिनो शुरू करना है, लेकिन ये तो कसिनो के बारे में ज्यादा कुछ जानती है नहीं। तब डॉन को याद आता है कि पार्क है जो ऐसे मामलों में पुलिस डिपार्टमेंट का बकरा है। डॉन उसे उठाकर गाड़ी में लेकर आ जाता है। पहले तो वो साफ मना करता है कि देखो मुझे आपके झंझट में पड़ना ही नहीं, लेकिन डॉन कहता है कि देखो यार, तुमने मुझे बताया था कि तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, अगर तुम इस केस में मेरी मदद करोगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना दूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये लो पुलिस बैज, इसे तुम रख लो। देखो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मैं तुम्हें बैज दे रहा हूँ। पार्क तो बौखला जाता है, आप सच कह रहे हैं क्या सर? सच में ये बैज मेरा होगा क्या? डॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल, असल में दोस्तों ये पुलिस का बैज है ही नहीं, कोई और बैज है। लेकिन पार्क को क्या पता, वो एकदम इमोशनली चार्ज हो जाता है कि सर अब देखिए मैं अपनी ड्यूटी कैसे निभाता हूँ, आप बस हुक्म दीजिए सर, मैं पूरी जान छोड़ दूंगा इस पर। डॉन भी कहता है कि बेटा तेरी जान की कोई कीमत नहीं है, तू बस वही कर जो मैं कहता हूँ। तुमने फिलीपींस में जो कसिनो बिजनेस किया था वही अब भी करना है, लेकिन इस बार मेरे पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हें इन्हीं ऑफिसर्स को लेकर लीड करना है। तुम बस इनको लेकर फिलीपींस जाओ और वहाँ एक कसिनो शुरू करो, बाकी हम यहाँ से संभाल लेंगे। पार्क सबको लेकर फिलीपींस चला जाता है और वहाँ पर एक कसिनो भी मस्त तरीके से सेट कर देता है, लेकिन ये एक ऑनलाइन कसिनो है तो इसमें सर्वर मेंटेनेंस वगैरह भी होता है, तो उसके लिए कुछ टीम्स बनती हैं और सर्वर्स का सारा काम यहाँ कोरिया से होता है जिसे डॉन लीड करता है। यहाँ दोस्तों ली के उस आदमी को दिखाते हैं जिसे किम ने ली के खिलाफ भड़काया था। वो ली के पास आता है और कहता है हमने किम को पकड़ लिया है, वो हमारे कब्जे में है सर। इस तरह दोस्तों झूठ बोलकर वो ली को किम के पास लेकर जाता है, तो ली भी किम के पास चला जाता है। किम को ली के पैसों पर नहीं बल्कि उसके कसिनो सर्वर्स पर कब्जा करना है, क्योंकि सिर्फ सर्वर्स के रहते ही वो करोड़ों कमा सकता है। उसके बाद वो इस तरह के जितने वेबसाइट्स चाहे शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो ली किम के हाथों बुरी तरह यहाँ पर फंस चुका था और वो किम को सर्वर की लोकेशन बता ही देता है। किम फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद ली के आदमी वहां कर अपने बॉस को ही मार डालते हैं। दूसरी ओर जैसे पार्क का कसिनो साइट शुरू होता है तो यहाँ किम के आईटी जीनियस को पता चल जाता है, लेकिन उसे अटैक करने से पहले किम का गैंग उसके सर्वर को क्रैश करवा देता है। एंड पुलिस को साफ पता चलता है कि कुछ देर में फिलीपींस में पार्क के कसिनो पर हमला होने वाला है। एक तरफ इनकी टीम जो पार्क के साथ है वो तैयार हो जाते हैं और फिलीपींस की पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सब तैयार रहे। वो पार्क के कसिनो में आ जाते हैं। अब जैसे ही किम के आदमी उस कसिनो को डिस्ट्रॉय करने आते हैं
दोनों पुलिस फोर्सेस मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ कोरिया में किम को ली के सेफ्टी लॉकर की चाबी भी मिल गई, तो वो सीधे उसके ऑफिस में जाकर लॉकर खोलता है। वहाँ ढेरों सारे करेंसी नोट्स होते हैं। अगर ली इनमें से थोड़े पैसे किम को शेयर के तौर पर दे देता तो शायद इस वक्त वो जिंदा होता, लेकिन कुछ पैसों के लिए वो अपनी जान गवा बैठा। बताओ, अब किम को पैसों की जरूरत नहीं है, उसे तो सिर्फ सर्वर चाहिए। वो भी सर्वर बॉक्स को लेकर उसका पासवर्ड चेंज करके लेकर चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद ली के आदमी वहां पर आते हैं और लॉकर से बहुत सारे पैसे लेकर जाते हैं। दूसरी ओर फिलीपींस में किम का जो गैंग पकड़ा गया था, उनके जरिए पुलिस को किम के कसिनो का पता चल जाता है। वहां जाकर वो कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि 10 मिनट पहले ही ली के ऑफिस के सर्वर का पासवर्ड चेंज कर दिया गया था। एंड जब वो ये सारी बातें डॉन को बताते हैं तो वो ली के ऑफिस जाता है। वहां पर ली के आदमी आराम से लॉकर के पैसे लूट रहे होते हैं। डॉन की टीम उनको पीट देती है और तब जाकर वो बताते हैं कि किम ली को मारकर अभी अभी निकला है। डॉन समझ आता है कि किम जिस काम के लिए कोरिया आया था वो पूरा हो गया, इसलिए वो जरूर फिलीपींस लौट जाएगा। इसलिए डॉन एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। इतने में किम अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट में चेक इन करके फ्लाइट में भी चढ़ जाता है और आराम से बिजनेस क्लास में बैठा होता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने में 10 मिनट्स बचे होते हैं, लेकिन इसी बीच डॉन की टीम एयरपोर्ट के सीसीटीवी पर देख लेती है कि डॉन और राइट हैंड किस फ्लाइट में चढ़े हैं। वो तुरंत उन दोनों के लिए अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं, जिस वजह से फ्लाइट को टेक ऑफ करने नहीं दिया जाता। अब डॉन तुरंत वहां जाकर फ्लाइट में चढ़ता है और चुपचाप बाकी पैसेंजर्स को नीचे उतार कर इन दोनों को पकड़ने की पूरी तैयारी कर लेता है। और जब किम को पता चलता है तो डॉन कहता है, मेहनत की रोटी खाने वाले लोग बेचारे टूटी फूटी साइकिल में घूम रहे हैं, लेकिन धोखाधड़ी करके तुम जैसे लोग पैसे लूटने वाले, ऑनलाइन कसिनो वाले बिजनेस क्लास में जाओगे। वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं तुम्हारा कैसा कीमा बनाता हूँ। कहकर दोस्तों वो दोनों को इतना पीटता है कि क्या बताएं। वो दोनों भी डॉन को अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन का हाथ जैसे हाथ नहीं लोहा है, वो मतलब रद्दी की तरह पीट पीट कर इनका बुरा हाल कर देता है। आखिर में इतनी ताकत ही नहीं बची होती कि वो डॉन से लड़ पाते, दोनों सिकुड़ कर गिर पड़ते हैं। और हर मूवी की तरह बाकी पुलिस ऑफिसर्स लास्ट में आते हैं। तो ऐसा घमासान ऑपरेशन करने के बाद जब मीडिया वाले डॉन से सवाल करते हैं तो वो कुछ नहीं कहता और दूर जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे इस केस से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। डॉन ने ये सब कुछ उस माँ को दिए वादे के लिए किया था, इसलिए दोस्तों अब वो उनकी कब्र पर जाकर कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। दूसरी ओर पार्क को दिखाते हैं जो फिलीपींस में सेटल हो गया है और लगता है उसको गर्लफ्रेंड भी मिल गई है, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से उसे पुलिस रोक लेती है। पर अपनी ठाठ दिखाने के लिए डॉन का दिया हुआ बैज पुलिस को दिखाता है कि देखो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। बेचारा तो जानता ही नहीं कि ये नकली बैज है। पुलिस वाले उसको पकड़कर पीटते हैं कि अच्छा पुलिस को उल्लू बना रहा है। वो बेचारा वहाँ कोरिया में डॉन को कॉल करता है कि गुरु वाह, मुझे पता नहीं था कि आखिर तुम मुझे इतना बड़ा बेवकूफ बना दोगे, अब मेरा क्या होगा, बचाओ मुझे। सुनकर डॉन अपनी हंसी नहीं रोक पाता और इसी स्माइल के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।